देखने वाला सबला दर्शका ने राम राम सा भाई आज को खासो कार्यक्रम ले आया है भेड़ारी बाता, जो कि केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान अविका नगर की प्रस्तुति है। और चर्चा करवा के लिए मैं आमंत्रित किया है डॉक्टर अजय कुमार जी ने, जो कि प्रधान वैज्ञानिक हैं CSWRI से। अजय जी थाको बहुत बहुत स्वागत है। आज का कार्यक्रम में आप चर्चा कर रहे हैं भेड़ा से ऊन उत्पादन और प्रसंस्करण का बारे में। जी हाँ कि अजय जी आज आप चर्चा करांगा भेड़ ऊन उत्पादन और प्रसंस्करण की बात पर। तो सबसे पहला सवाल आवे है, जब आप ऊन की बात करा हाँ तो ऊन की कटाई भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जब भेड़ा से ऊन की कटाई हो रही है भी उपयोगिता काई है? जैसा कि आज का विषय है और आपने बताया कि भेड़ों से मांस उत्पादन के साथ साथ ऊन का भी उत्पादन होता है, जो कि अन्य किसी अन्य पशु के साथ जो पशुपालन में है उससे नहीं मिलता है। तो ऊन एक बहुमूल्य उत्पाद है जिसको कि हम एक तरीके से निगलेक्ट कर देते हैं, क्योंकि उससे होने वाली आय किसान को तो कम मिलती है, लेकिन जब उसका मूल्य संवर्धन हो जाता है तो उसकी वैल्यू बहुत बढ़ जाती है। तो किसान ऊन उत्पादन का पहली कड़ी है जो कि अपने पशुपालन के साथ साथ उनका उत्पादन करता है। तो इसमें किसानों को सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली चीज़ ये है कि वह साल में कम से कम 2 बार अपने भेड़ों की ऊन काटें, नहीं तो उनको अधिक ऊन जानवर पे छोड़ने की वजह से बीमारी लगने का संभावना बनी रहती है। इसलिए समय से साल में कम से कम 2 बार ऊन काटें और ऊन काटने से पहले भेड़ को एक बार पीठ स्नान जरूर कराएं, ताकि उसमें से जो रेत मिट्टी और गंदगी है वो कुछ हद तक साफ़ हो जाए, ताकि उनकी कटाई आराम से हो सके। सामान्यतः हमारे भेड़ पालक ऊन की कटाई कैंची के माध्यम से करते हैं, लेकिन नवाचार के रूप में मशीन द्वारा ऊन की कटाई भी जो है ना अब चालू हो गई है। हमारे संस्थान में इसके विषय में प्रशिक्षण दिया जाता है। तो कोई भी किसान भाई अगर हमारे यहाँ आके प्रशिक्षण लेना चाहे तो उसकी भी व्यवस्था है। और वो मशीन बहुत महंगी नहीं आती है, पहले तो विदेशों से आती थी जिसकी वैल्यू करीबन 3 लाख रुपए प्रति यूनिट रहती थी, और एक भेड़ की ऊन की कटाई का लागत कम से कम जो है ना 50 से 70 रुपये के आसपास आता है। लेकिन अभी देसी संस्करण अमेजोन के माध्यम से भी ऊन कटाई की मशीनें आ रही हैं, जिनकी लागत बहुत ज़्यादा नहीं है, लगभग 10,000 रुपये में एक मशीन आ जाती है। और उससे जो है ना आप एक बार धार रख करके लगभग 30 से 40 भेड़ों की कटाई कर सकते हैं। तो मशीन द्वारा ऊन कटाई के लाभ ये हैं कि आपको एक तो लंबा रेशा प्राप्त होता है, तो इसी क्रम में आप उसी प्रयोजन के साथ लगभग 10 से 15% तक अधिक ऊन का उत्पादन कर सकते हो। तो इस प्रकार ये किसान के लिए लाभकारी है कि उसका जो टोटल रेवड़ के ऊन उत्पादन है उसमें लगभग 10% तक की वृद्धि हो सकती है, यानी कि उसकी 10% तक अतिरिक्त आय प्राप्त कर सकता है मशीन द्वारा ऊन कल्पन करके। और जी हाँ, आप ऊन की कटाई की बात करी और थे बोलिया कि आपने जब ऊन कटाई करा हाँ भी से पहले भेड़ ने साफ़ कर लेना चाहिए, यानी निला लेना चाहिए, तो जो अपनी जो ऊन मिलेगी वो साफ़ भी मिलेगी और उनमें कोई भी प्रकार को कीड़ो नहीं आएगा। तो आपना जो चरण है पहले कि आप ऊन कटाई करा, फिर अभिभार्जन करा हाँ, फिर भी की छटाई करा हाँ, फिर भी की कॉम्बिंग भी कर सका हाँ, कॉम्बिंग के बाद रंगाई को काम हुए है, फिर कटाई को काम हुए। तो आज चरणा में आपने कितनी सावधानी बरतनी चाहिए जिससे आपने कम से कम नुकसान हो और अधिक से अधिक ऊन प्राप्त हो? किसान भाइयों के अगले चरण में जैसे ऊन की कटाई करने के बाद किसान अपनी ऊन को मंडी में ले आकर के बेचना चाहता है, बेचता है, क्योंकि मंडी ही जा कर के या मिडिलमैन को कहीं पे भी देगा। तो उसमें ऊन की छटाई एक बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो कि उसकी ऊन के दाम का निर्धारण करती है। यदि उसने अपनी फसल, ऊन उसकी फसल है और उसका ढंग से प्रबंधन नहीं किया, छटाई के माध्यम से उसके छोटे छोटे पैरों के और माथे के छोटे रेशे, या कुछ भेड़ें हमारी काली पीली भूरे चेहरे लिए होती हैं तो उनकी काली पीली भूरी ऊन को अलग छांट करके रखना चाहिए, या पूंछ के पास कुछ गंदी ऊन भी रह जाती है तो उस ऊन को भी छांट करके अलग करना चाहिए। और पेट के पास, क्योंकि भेड़ हमारी चरने जाती है तो उसमें से जो बरबूट और कांटे वगैरह उसके अंदर पेट के पास इकट्ठे हो जाते हैं,
तो उस पार्ट की ऊन को जो है ना छांट करके अलग करना चाहिए। इस प्रकार की ऊन लगभग 10% ही होती है, लेकिन वो हमारी भेड़ की जो ऊन प्राप्त होती है उसके मूल्य को लगभग 25% तक कम कर देती है। तो इस प्रकार से अगर छटाई नहीं करते हैं तो हमारे भेड़ पालक को मूल्य के रूप में 25% का नुकसान हो जाता है, जबकि वजन के रूप में अगर देखेंगे तो सिर्फ 10% का ही उसमें कमी होती है। तो अगर इस प्रकार की 10% ऊन छांट कर अलग कर दें तो किसान को बाजार में अपनी ऊन के लगभग जो है ना जो वर्तमान मूल्य से 25% अधिक मूल्य प्राप्त कर सकता है, और इस प्रकार वो जो है ना लाभ में रहेगा। लगभग उसको एक बार अगर 100 जानवर का रेवड़ है तो उसको लगभग 1000 से 1500 रुपये अतिरिक्त प्राप्त हो जाएंगे। अगर आप छटाई को काम सही तरीका से नहीं करा तो आपने 25% तक नुकसान भी हो सके। जी हाँ, आपने बताया कि छटाई को काम कर लिया तो आपनी जो गुणवत्ता है वी में भी बदलाव आ सके। तो ऐसो काम आपने के करना चाहिए कि जो आपने ऊन प्राप्त हो रही है अपनी भेड़ा से बी की गुणवत्ता बनी रहे, जिसे अगर गुणवत्ता सही है, उत्पादन अधिक है तो आपनो मुनाफो भी अधिक होगा। ई के लिए अपना किसान भाई या पशुपालक भाइयों ने के करना है? किसान भाई अगर इस प्रकार की छटाई करे बगैर मंडी में लेके जाते हैं अपनी ऊन को बेचने के लिए, क्योंकि ऊन प्रसंस्करण के टाइम पे मशीन पे ऊन चलने के लिए लंबे रेशों की आवश्यकता अधिक होती है। छोटे रेशे मशीन के नीचे झड़ करके गिर जाते हैं, तो वो जो छोटे रेशे आपने नहीं छाटे हैं तो वो मशीन में जा कर के वेस्ट में चले जाएंगे, क्योंकि मिल मालिक या धागा बनाने वाली फैक्ट्रियों के लिए उसका कोई आगे उत्पाद नहीं बना पाता है, वेस्ट में जाता है। इसलिए मंडी स्तर पे ही जो है ना उसकी जो है ना दाम नहीं मिलते, तो वो आगे जाके छटना ही है। इसलिए बेटर है कि आप ही उसको छांट करके अलग कर लें। अजय जी, जब आप बात कर रहे हैं उत्पादन की, तो आपने प्रदेश में ऊन उत्पादन की क्या स्थिति है? जैसा कि आपको विदित है, राजस्थान देश का सबसे अग्रणी राज्य है ऊन उत्पादन के मामले में। देश की कुल उत्पादित ऊन लगभग 35 से 40 प्रतिशत तक हो रही है। 35 से 40% तक हो रही है जी। और राजस्थान में होती है। इसकी मात्रा लगभग 1,50,000 किलोग्राम है, और इसमें से अधिकतर भाग जो है वो गलीचा उत्पादन में जाती है। 1.5 करोड़ किलोग्राम होती है, और 1.3 करोड़ किलोग्राम राजस्थान की ऊन जो है वो गलीचा उत्पादन में जाती है, और 0.2 करोड़ किलोग्राम लगभग यानी कि 20 लाख किलोग्राम ऊन जो है वो हमारी नमदा उद्योग में जाती है। जी, तो अपना जो भारत देश है बी में अपना राजस्थान सबसे अग्रणी है, प्रथम स्थान रखे हैं ऊन उत्पादन में। और जब ऊन को उत्पादन हो जाए, बी को उपयोग किया जाए, या तो ऊनी वस्त्र बनावा में उपयोग होवे है या कारपेट में होवे है, और जिया थे बताया कि अभी नर्मदा में होवे है। तो भाई जो मोटी ऊन को उत्पादन है बी ने आपा किया उपयोग कर सका? हाँ, इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि राजस्थान की जो ऊन है मुख्य उत्पादन जो है मेजॉरिटी वो हमारे गलीचा उद्योग के धागा बनाने में जाती है। जी, राजस्थान में गलीचा उद्योग का भी प्रसार काफ़ी हो गया है, लेकिन अधिकतर जो गलीचे का धागा है वो बीकानेर में 200 लगभग फैक्ट्रियाँ वहाँ बनता है, और वहाँ से उस बने हुए धागे की सप्लाई मिर्ज़ापुर और भदोही होती है, जिससे हस्तगठित गलीचों का निर्माण होता है और उनका निर्यात किया जाता है। जी, इस तरह से देश का लगभग कुल निर्यात गलीचा का निर्यात लगभग 15,000 करोड़ के आसपास का है। तो राजस्थान की मुख्यतः ऊन जो है ना वो गलीचा निर्माण में जाती है, और क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट आवश्यकता ज़्यादा है, जो गलीचा उद्योग के धागा बनाने वाली फैक्ट्रियों की आवश्यकता ज़्यादा है, इसलिए बीकानेर मंडी में विदेशों से भी ऊन आयात करके उपयोग की जाती है, विक्रय होती है, और साथ में उसका प्रसंस्करण इकाई में उपयोग होता है। जी। जो गलीचा के लिए हमारी जो ऊन है वो सर्वथा उपयुक्त इसलिए मानी जाती है क्योंकि हमारे पास जो ऊन उत्पादित होती है वो जो है ना मध्यम श्रेणी की होती है। ऊन की जो श्रेणी है 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं उसको। एक तो महीन ऊन, जिससे हम शॉल और कुछ फाइन कंबल का निर्माण करते हैं। दूसरी मध्यम ऊन है जो गलीचा उद्योग में काम आती है, और तीसरी होती है मोटी ऊन, है ना, जिसका कुछ हद तक हम उपयोग नमदा बनाने में किया जाता है, करते हैं। तो
जो महीन ऊन है उसका उत्पादन क्योंकि राजस्थान में नहीं होता, तो इसलिए उससे संबंधित उद्योग यहाँ नहीं है और इस तरह की ऊन का जो है ना मार्केटिंग भी बहुत कम ही होता है। कुछ फेल्ट की यूनिट जो मशीन मेड नमदा बनता है, शीट बनती है, वो उद्योग जो है ना महीन ऊन को मोटी ऊन के साथ सम्मिश्रित करके उसकी नमदे की शीट बनाते हैं, जिनका विविध तरह से उपयोग किया जाता है जी। व्यावसायिक उपयोग होता है कमर्शियल एक्टिविटी में, मुख्यतः जैम ज्वेलरी की पॉलिशिंग में इसका उपयोग किया जाता है। जब आप मोटी ऊन की बार बार बात कर रहे हैं और थे बोल रहे हो कि नमदा बनाबा में उपयोग किए जावे, तो बनाबा की प्रक्रिया काई होवे है? इसमें इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो गलीचा उद्योग है उसका जो ऊन है उसका प्रसंस्करण हम कैसे करते हैं। जी बिल्कुल, है ना। तो जो हमारा राजस्थान का मुख्य उद्योग है ऊन से संबंधित गलीचा उद्योग, तो इसमें सर्वप्रथम जो किसान अपनी ऊन मंडी में ले जाकर के बेचता है, व्यापारी उसको खरीदता है और उसकी वहाँ पर अगर किसान ने छटाई नहीं की है तो छटाई करके एक लॉट बनाया जाता है। ये लॉट करीबन 5,000 से 10,000 किलो का होता है और उस लॉट में लगभग ऊन की गुणवत्ता जो माइक्रोन में देखें, मोटाई में देखें तो 30 से 35 माइक्रोन के आसपास होती है जी। और ऊन के रेशे की लंबाई लगभग 2 से 3 इंच होनी चाहिए और वो ऊन सफ़ेद हो तो बहुत बेहतर है, नहीं तो हल्की पीली ऊन से अच्छी गुणवत्ता का गलीचा तैयार होता है। इसमें इस ऊन में जो है ना मिट्टी की मात्रा या कांटों की मात्रा 2% से कम होनी चाहिए। फिर ये ऊन जो है ना प्रसंस्करण हेतु फैक्ट्री में जाती है, जहाँ उसका जो है ना उसमें बची हुई धूल वगैरह को निकालने के लिए उसको मशीन से निकालते हैं, तो उसमें से धूल नीचे झड़कर अलग हो जाती है। एक तरीके से ये कहिए कि हम सफाई करें या सफाई का सबसे प्रथम प्रक्रिया है जिसमें हम उसकी मिट्टी निकाल के अलग कर देते हैं। सामान्यतः ऊन को इस प्रक्रिया के बाद धुला जाता है, लेकिन क्योंकि गलीचा उद्योग में धागा रंगने से पूर्व हम धुलाई करते ही हैं और धुलाई की जो प्रक्रिया वो मुख्यतः उसका भेड़ों का जो पसीना या उसमें जो ग्रीस होती है उसको हटाने के लिए किया जाता है। बट जो राजस्थान की उत्पादित ऊन है उसमें ग्रीस का मात्रा कम होती है, इसलिए प्रथम धुलाई प्रसंस्करण से पहले धुलाई की आवश्यकता उतनी नहीं रहती है। तो छटाई के तुरंत बाद उसको हम जो है ना धागा बनाने की प्रक्रिया में ले लेते हैं और इसमें जो है ना पूरे लॉट को हम फिर कताई मशीन से निकालते हैं। ऊनी कताई प्रक्रिया 2-3 प्रकार से होती है। तो ऊनी धागे की जो प्रक्रिया है जिसमें हम 3 ढेरी के कार्ड के माध्यम से इसमें एक एक रेशे को अलग करते हुए और फाइनली उसकी पूनी बनाते हैं। तो एक बार पूनी तैयार होने के बाद फिर रिंग फ्रेम मशीन में उसका जो है ना 3 से 4 काउंट का धागा तैयार हो जाता है। बीकानेर में इसको 60 काउंट का धागा कहते हैं। तो वहाँ बीकानेर का काउंट 15 और जो NM न्यू मीट्रिक काउंट है वो 1, तो 3 से 4 मीट्रिक काउंट का धागा हमारे गलीचा उद्योग में उपयोग होता है। यहाँ मीट्रिक काउंट से मतलब ये है कि 1 ग्राम वजन में 4 मीटर लंबाई का वजन 1 ग्राम, दैट इज़ ये इसका एक पैरामीटर है। उतनी मोटाई का धागा गलीचे में उपयोग होता है। इस धागे को फिर प्रसंस्करण की अगली प्रक्रिया में धागे की धुलाई की जाती है और धुलाई करने के बाद इसमें धुलाई के लिए हम सोडा ऐश, जो हमारा सोडा है धोने वाला सोडा, प्लस नॉन आयनिक डिटर्जेंट, जैसा कि आजकल कमर्शियल में लोग ईजी की बात करते हैं स्वेटर वगैरह धोने में, उसी प्रकार के डिटर्जेंट से इसको धुला जाता है। इसमें हमें कास्टिक का उपयोग नहीं करना होता है, क्योंकि ऊन एक प्रोटीन फाइबर है और कास्टिक जो है ना इसको कमज़ोर कर देता है, तो ऊन की ताकत कम हो जाती है। तो किसी भी प्रकार के ऊनी उत्पाद को धोने में या उसमें कार्य में हमें कास्टिक का उपयोग बिल्कुल नहीं करना होता है। तो उसके बाद फिर वो धागा काफ़ी साफ़ सुथरा दिखने लगता है और हम फिर उसको अपनी आवश्यकता अनुसार गलीचे में हमें जैसे उपयोग करना होता है उसके अकॉर्डिंगली हम रंग विन्यास के आधारित उनको उचित मात्रा में रंग करके तैयार कर लेते हैं। यह प्रक्रिया के बाद फिर ये धागा हमारे गलीचा उद्योग में जाता है, जहाँ पर वर्टिकल लूम में खड्डी पे जो है ना
डिज़ाइन के अनुसार जी। जो आपने देखा होगा कि जो हस्तगठित गलीचा होता है उसमें जो है ना बहुत महीन कारीगरी होती है, एक एक गांठ जो है ना सेपरेट क्योंकि लगाई जाती है और अलग अलग कलर की भी डाली जाती है। आपको यहाँ मैं बताना चाहूँगा हस्तगठित गलीचा एक बहुत ही स्किल्ड वर्क है, बहुत ही इसके बहुत अधिक हुनर की आवश्यकता है, एक दिन में नहीं सीख पाते हैं क्योंकि बेस जो धागा है वो कॉटन का होता है और उसके ऊपर हमें जो है ना गलीचा बनाने के लिए ऊनी धागे से गांठ बनानी पड़ती है। तो इसमें 2-3 धागों का एक साथ लेकर के फिर उसकी गांठ लगाई जाती है। एक 6 बाई 9 फीट के कारपेट में लगभग 7.5 लाख गांठें हाथ से लगाई जाती है। तो एक बहुत ही मेहनत का बहुत ही टीडियस वर्क है जिसके और वो जो कारीगर है उसको एक दिन में मुश्किल से जो है ना 150 से 200 रुपये का ही मेहनताना प्राप्त हो पाता है। फिर भी एक बहुत ही हाईली स्किल्ड हुनर है और इसी प्रकार के गलीचे की हमारा एक्सपोर्ट है, इसकी विदेशों में बहुत ज़्यादा मांग है। या एक तरीके से हम कहें कि गलीचा जो है एक उच्च वर्ग का उपयोग की वस्तु रही है शुरू से ही। पहले ये गलीचा सिर्फ राजा महाराजाओं के यहाँ ही आपको पाए मिलते होंगे या जमींदारों के यहाँ मिलते होंगे क्योंकि इसकी कॉस्ट भी बहुत आती है। बहुत हाथ से बनी हुई जो वस्तु है बी की लागत भी महंगी हो सके और बी में मेहनत भी बहुत ज़्यादा हो जाए। जैसे थे बताया कि गलीचा को जो उत्पादन है वो 3 प्रकार से हो सके, हथकरघे के जरिए आपा कालीन बनावा हाँ, टफ टेट के जरिए बनावा और एक हस्त गठित होवे जिनमें हाथ से गांठ लगा कर बनावी जावे। और जो गलीचा का उत्पादन आपने राजस्थान में हो रहे हैं वो आपकी विदेशों तक भी की मांग जा रही है। जब आपने कालीन की बात कर ली तो कालीन के बाद आवे है नमदा। अब नमदा बनावा की क्या प्रक्रिया है, आप भी अपने दर्शकों को बताओ कि आपने जो किसान भाई हैं या पशुपालक है वो इमें भी आपनो हाथ आजमा सके हैं। तो जैसे मैं आपको बताया कि इसका निर्यात काफ़ी होता है, देश से लगभग 15,000 करोड़ रुपए का जो है ना कालीन का निर्यात किया जाता है जी। और इसमें से राजस्थान में जो धागा बनता है वो लगभग देश के 80% गलीचे में निर्माण होने वाले धागे का निर्माण सिर्फ बीकानेर में ही होता है जी। और राजस्थान का स्वयं का भी एक्सपोर्ट है, लगभग उस 15,000 करोड़ में लगभग 1,000 करोड़ के आसपास का जो गलीचे का निर्यात है वो राजस्थान के विभिन्न व्यापारियों द्वारा किया जाता है, सीधे ही किया जाता है जी। तो इस प्रकार से गलीचा हमारे प्रदेश का एक मुख्य उत्पाद है जिसका निर्यात किया जाता है। इसके अलावा जैसा मैंने पहले बताया था कि टोटल 1.5 करोड़ किलोग्राम ऊन में से हमारी 20 लाख किलोग्राम ऊन मोटी श्रेणी की होती है जिसका उपयोग जो है ना हमारे नमदा बनाने में किया जाता है। नमदा ये भी एक मतलब एक विशिष्ट प्रक्रिया है और टोंक जिला हमारा है वो उससे नवाबों के टाइम से ही काफ़ी मतलब 400-500 साल पहले का इतिहास है नमदा में टोंक बनाने का। और इस ऊन का उपयोग वो जो है ना वहाँ पे नमदा के कारीगर हैं, लगभग अभी भी 100 परिवार ऐसे हैं जो हाथ से नमदे का काम करते हैं। तो ये एक सतत प्रक्रिया है और एक मतलब एक कला है, आर्ट है जो अपनी लेगेसी के साथ टोंक जिले को नाम प्रदान करती है। और इसमें प्रदेश की लगभग वो 20% जो 20 लाख किलोग्राम ऊन है वो खपती है। और इससे जो है ना कालीन के समान ही कम लागत का फर्श उपयोगी आवरण तैयार किया जाता है जिसको आप दरी कॉटन का अगर कहेंगे तो उसको दरी पट्टी के रूप में कहेंगे, लेकिन सर्दी के टाइम पे या कुशनिंग के लिए हम इसको नमदे को यूज़ करते हैं। ये बहुत ट्रेडिशनली यूज़ होता है, चला आ रहा है। और इसका भी हमारा इसमें हम अपनी लगभग ड्राइंग रूम में इसको एक लो कॉस्ट मटेरियल के रूप में यूज़ कर सकते हैं जी। अपनी जो ऊन की बात आप कर रहे हैं तो ऊन ने बाजार योग्य बनावा के लिए यानी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में खड़ो करवा के लिए कौन सा नया प्रसंस्करण की नवनिर्वाचित विधियां ने अपनाया गया है, ऐसी कौन सी नई तकनीकां हैं जो इनमें अपनाई जा रही हैं? जैसा कि आपने अभी मैंने बताया कि मोटी ऊन का उपयोग नमदा में हो जाता है, बट नमदे की जो उपयोग है वो सिर्फ फर्शी के रूप में ही है, लेकिन ऊन का उत्पादन तो अधिक हो रहा है, जानवरों की संख्या भी बढ़ रही है, ऊन का उत्पादन ही बढ़ रहा है। तो ऐसी स्थिति में हमें इसका अल्टरनेट उपयोग सोचना पड़ेगा और कोशिश ये करनी पड़ेगी कि ये जो है ना किसी और रूप में भी इस्तेमाल किया जाए। तो क्योंकि
डोमेस्टिक इस्तेमाल के अलावा भी अगर जब तक हम इनकी कमर्शियल वायबिलिटी नहीं ढूंढेंगे तब तक हम जो है ना इसका सही पूर्ण उपयोग नहीं कर पाने की वजह से इस ऊन के दाम कम बने रहेंगे। तो इसका दाम हमें हमारे किसानों को कम मिलेगा। तो इसलिए इसी क्रम में हमने कई सारे नवाचार किए और मोटी ऊन से निडल पंच शीट बनाई। नमदा एक, क्योंकि लेबर मैनुअल बहुत लगता है, आजकल निडल पंचिंग का ज़माना है, तो काफ़ी सॉफ्ट फ्लफी शीट बनती है। फिर उसको जो है ना आपने देखा होगा कि आजकल इंटीरियर में जो है ना वॉल पैनलिंग का या एसी की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए वुड पैनलिंग करते हैं, वॉल और वुड का पैनलिंग। तो उसके बीच में इस तरह की वूल को फिलिंग अगर हम करते हैं तो साउंड इंसुलेशन, थर्मल इंसुलेशन, इन सब प्रक्रियाओं में इस ऊन का उपयोग किया जा सकता है। उस शीट को आप बाइंडिंग करके और बेडिंग में यूज़ कर सकते हैं। तो कुछ हद तक बैकेज की प्रॉब्लम, अगर इसकी बेडिंग को यूज़ करते हैं तो, क्योंकि घर में ऊन गर्म होती है, तो सर्दी के टाइम हमारे बुजुर्गों को इसकी अगर नमदे की शीट बिछा करके बेड में रखते हैं तो जो नीचे से ठंडक लगने का जो या उनको सर्दी लगने का चांस रहता है वो कम रहता है और बैकेज की प्रॉब्लम उनको कम रहती है। तो इस प्रकार से कुछ मेडिकल एप्लीकेशंस में लिया जा सकता है इनको, या इससे शीट बनाई इसको फिलिंग में यूज़ कर सकते हैं, थर्मल इंसुलेशन के लिए, साउंड इंसुलेशन के लिए। यही नमदा शीट और फाइन वूल के साथ मिक्स करके बनाते हैं। तो जैसे मैंने शुरुआत में बताया था कि इसका उपयोग जो है ना जेम एंड ज्वेलरी की पॉलिशिंग में किया जाता है जी। तो उसके लिए हमें फाइन वूल को मिक्स करते हुए इसको उपयोग करना पड़ेगा। और भी इंडस्ट्री में इस तरह की जो नमदा शीट है जो वो मशीन पे बनती है, तो मशीन पे इसका भी मशीनीकरण हो गया है। तो मशीन पे जो बनता है उससे हम कहीं कहीं पे कंटिन्यूस ऑयल सप्लाई की ज़रूरत होती है मशीनों में, तो वहाँ पे इसके वॉशर लगाए जाते हैं जो कि वेट एब्जॉर्ब करके रखते हैं और कंटिन्यूस रोलर में जहाँ ज़रूरत पड़ती है वहाँ ऑयल कंटिन्यूस सप्लाई प्रोवाइड करता है। और फिर आप उसमें ऊपर एक रिजर्वायर बनाएंगे, कैप बनाते हैं और उसमें भर देते हैं ऑयल, और फिर मशीन चलती है तो उसको एज पर द रिक्वायरमेंट कंटिन्यूस उसकी ऑयल की सप्लाई उसके थ्रू होती रहती है और स्पिल नहीं होता। अदरवाइज हमारा जो उस मशीन में चल के बनने वाला प्रोडक्ट है उसमें अगर ऑयल का स्टेन आ जाएगा तो वो प्रोडक्ट खराब हो जाता है। तो उस तरह से इस तरह की इसकी जो ना व्यावसायिक उपयोग है, नवाचार आप कर रहे हैं जिया कि ऊन उत्पादन आपने कियो है, बीको उपयोग आप कालीन में तो कर ही रहे हैं, और आजकल जो नमदा शीट बन रही है बीको उपयोग अपना घरेलू स्तर पे तो है और बाकी अपना स्टूडियो में भी होवे है कि अपनी आवाज़ बाहर नहीं जा सके। बहुत ही चोखी जानकारी अजय जी आज आपने दी है। अपना जो दूरदर्शन को विशेष कार्यक्रम है भेड़ारी बाता माए, अपना बहुत सारा दर्शक आज को कार्यक्रम देख रहे होंगे, जरूर सीखा होगा कि किया अपना भेड़ का जो उत्पादन है यानी ऊन को आप उत्पाद जो कर रहा है बीको प्रसंस्करण किया कर सका हो और अधिक से अधिक मुनाफो कमा सका। और अपना जो युवा भाई बहन है वो भी सोच रहा होगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन से जुड़ूं और आपनो एक नयो व्यवसाय शुरू कर सकूं जिससे कि आपने देश की अर्थव्यवस्था में खुद को योगदान दे सकूं। आज थाने धन्यवाद देना चाहा अजय जी, और आज मैं चला फिर मिलांगा एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए राम राम सा। राम राम।